नमस्कार, मैं हूं सुनील मानव और आप सुन रहे हैं सुनील मानव पॉडकास्ट। यहाँ हम मिलते हैं प्रत्येक सप्ताह एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसे चरित्र से जिन्होंने अपने संघर्ष, साधना और संयम से समय की सीमाओं को तोड़ा है। आज हमारे साथ हैं भारतीय हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गीता शर्मा जी। गीता जी ने उस दौर में देश के लिए हॉकी खेली जब लड़कियों का मैदान में उतरना सिर्फ एक सपना समझा जाता था। हंगरी, जापान, जर्मनी, मलेशिया, इंग्लैंड और श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर उन्होंने भारत का परचम लहराया और देश को गौरव दिलाया। आज वे भारतीय रेलवे में कार्यरत NER महिला हॉकी टीम के मैनेजर और खेल के तकनीकी पक्ष से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उनके जीवन की, उन संघर्षों की जो कैमरे से दूर रहे, उन अनुभवों की जो आज की लड़कियों को रास्ता दिखा सकते हैं, और उस सवाल की, क्या खेल आज भी लड़कियों के लिए सुरक्षा और सम्मानजनक कैरियर है। तो आइए आज के इस प्रेरक संवाद की शुरुआत करते हैं गीता शर्मा मैम जी के साथ। आपके हॉकी से जुड़ने का जो पहला अनुभव था उसके बारे में बताइए कुछ। एक्चुअल में मैं यहाँ सौगोपीनाथ स्कूल में पढ़ती थी जी। और वहाँ पर निशा बाजपेयी जो मेरी फर्स्ट गुरु थी, पहली कोच थी, जी, वो स्कूल में आई और उन्होंने बोला कि कौन कौन बच्चा हॉकी खेलना चाहता था। उस समय 1982 एशियाड जो इंडिया में हुआ था, वहाँ महिलाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। जी, जी। उस गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद तो हर एक स्टेडियम में उस समय की सरकार ने ये बोला था कि लड़कियों को हॉकी खिलाया जाए, हर एक स्टेट में जाओ और बच्चों को निकालो। तो हमारी कोच निशा बाजपेयी मैडम, जो अब निशा मिश्रा जी हैं, वो स्कूल आई और उन्होंने बोला कौन बच्चा हॉकी खेलना चाहता है। उसमें एक हाथ मेरा भी उठ गया। तो उनके साथ मैं पहला कदम मैंने स्टेडियम, डोरीलाल स्टेडियम में कदम रखा था पहली बार जब मैं स्टेडियम आई थी। तो उन्होंने मेरे को हॉकी पकड़ना वहीं से सिखाया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। और इवन के जब मुझे टाइम मिलता था मैं स्टेडियम की तरफ भागती थी। मेरे ट्यूटर भी आए होते थे घर में, तभी मेरे को ये मन था कि मैं कैसे तैसे स्टेडियम जाऊं। और एक खिलाड़ी जो रास्ते अपने आप निकाल लेता है, जिसकी जो इच्छा होती है ना, वो बंदा, वो जो खिलाड़ी है वो आगे वहां बन ही जाता है जहां मेरे है। और उसी साल 1982 के लास्ट मतलब मंथ थे, मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी का ही मंथ था जब मैंने स्टेडियम में रखा। तो 1983 में मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मैम, जैसे कोई खिलाड़ी जब निकलता है तो बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है उसके जीवन में। तो आपकी जो एजुकेशन है, शिक्षा और आपका परिवार, इसने आपके खेल जीवन को कितना सपोर्ट किया? शिक्षा जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी तो 6th स्टैंडर्ड में थी। 7th स्टैंडर्ड में जब मैं आई हूँ तो मेरा 83 में स्पोर्ट्स हॉस्टल चली गई थी। वहाँ पे 2 ही काम थे, पढ़ना और खेलना। जी। तीसरा काम नहीं था। दूसरा सपोर्ट, जब बच्चा 6-7 स्टैंडर्ड का होता है, पहली बार वो भी गर्ल्स हॉस्टल में जाती है, तो आस पड़ोस हो गया या रिश्तेदार हो गए, लड़कियों को लेके काफी बातें होती, कहाँ आपने भेज दिया। मेरे फादर को बोलते भी थे लेकिन मेरे फादर ने बहुत हिम्मत और मेहनत से मेरे को वहां भेजा था। वहां पे जाने के बाद उस जमाने में मेरा मन भी नहीं लगा, तो मैं अपने वार्डन को बोलकर बरेली वापस आ गई। तो जो कोच मुझे स्कूल से स्टेडियम तक लेकर आया था, वो मेरे घर गए स्पेशल, कि आपकी लड़की में वो टैलेंटेड लड़की है, आप उसको ऐसे वापस मत बुलाइए, किसी तरीके से आप इसको वापस हॉस्टल में भेजिए। उस जमाने में कोच या गुरुजन इतने मतलब मोटिवेट करते थे अपने बच्चों को। और मेरे को फिर दोबारा उन्होंने उनके बात सुनकर मेरे पेरेंट्स में दोबारा हौसला आया, उन्होंने दोबारा मुझे हॉस्टल भेजा। लेकिन मेरी एक शर्त वहां पे मैंने ये रखी कि मेरे कम से कम 10-15 दिन मेरी माँ मेरे साथ रहे। मेरी वार्डन इतनी अच्छी थी, बुला गांगुली, उन्होंने बोला ठीक है, आपकी मम्मी को हम आपके साथ रखेंगे। तो जब मैंने खुद ही देखा कि किसी के बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, मेरी ही माँ मेरे साथ है, तो मैंने खुद ही उनको बोला नहीं मम्मी आप जाओ, अच्छा नहीं लगता। तो उस जमाने में मेरी माँ मेरे साथ वहां रहने को तैयार हो गई। मेरे जो वार्डन है, कोच है, सबने बहुत सपोर्ट करा। तो ऐसे ही आजकल के जमाने में अगर कोचेस मिल जाएं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये हमारे देश के लिए बहुत तरक्की का विषय मिलेगा। और कुछ
हैं भी, ऐसा नहीं है कि जी। अपने हिंदुस्तान में ऐसे कोचेस नहीं है, हैं। अगर बुला गांगुली उस जमाने में हुआ करती थी, निशा बाजपेयी मैडम मेरा अगर इस तरीके से सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं आज इस पोजीशन पे ना होती। जी, मतलब सपोर्ट सिस्टम में मैडम ये लोग रहे, कोच रहे आपके, बिल्कुल फादर आपके रहे, बिल्कुल बिल्कुल। और रिश्तेदार भी कह सकते हैं कि रहे ही होंगे। हॉकी खेलने के दौरान अपने देश में तो तमाम शहरों में गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गई हैं और कई शहरों में आपने मैच खेले हैं। उस दौरान आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे उसे आपने सहजता से या कैसे आपने उसे टैकल किया? जब मैं इंडिया में खेलती थी तो मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ में रही हूँ, जहाँ पे स्पोर्ट्स और पढ़ाई के अलावा कोई कार्य नहीं होता था। तो मैंने अपने सीनियर्स को देखा, एक मोटिवेशन वहां से मिला। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय के लिए सिलेक्ट हुई, उस जमाने में मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, तो जब अंतर्राष्ट्रीय के तो मेरे को अपने पेरेंट्स को बताने में भी काफी समय लग गया था। जब उनको भी पता चला तो बहुत अच्छा उनको भी लगा कि हमारे बरेली शहर से एकमात्र महिला मैं ही थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी। उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि खेल होता क्या और कैसे है। पर कोयम्बतूर में मेरा नेशनल टूर्नामेंट चल रहा था, वहां पे मेरा सिलेक्शन हंगरी के लिए फर्स्ट टूर 1992 में हुआ, 1989 में हुआ। देन जब मैं वापस आई तो मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन थे, बरेली में नहीं थे, वापस मुझे जाना पड़ा। दिल्ली में मेरा कैंप था, पहला टूर मेरा हंगरी के लिए हुआ और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, दूसरी बात ये थी कि मैं अपने बरेली शहर को आगे बढ़ा रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उसका एक अलग ही अनुभव अलग ही अनुभव था। मैम, इसी में क्या है कि 1991 में आप जर्मनी में चौथा नेशन था, तब आप गई थी, तो जी। वहाँ के बारे में आप कुछ बताएं क्या? जर्मनी में जब हमारा 4 नेशन गेम हुआ तो उसमें भी सिलेक्शन उस टाइम कम से कम 60-70 लड़कियों का कैंप लगता था, इंडिया कैंप जिसको बोला जाता है हमारे हॉकी में, दिल्ली में। तो उसमें से 16 की टीम में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब मेरा उसके लिए सिलेक्शन हुआ तो वो भी मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई। मेरे गुरुजन, मेरे कोचेस, मेरे पेरेंट्स, उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ था। जब मैं सिलेक्शन हुआ तो वहां पर हमारी जो सीरीज है उसमें हम लोगों ने जो प्लेस लिया और उसमें उस प्लेस में मेरे भी गोल शामिल थे, तो मुझे उसका बहुत अपने आप को प्राउड फील होता है कि आज कुछ गोल ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे इंडिया को मेडल मिला। मैम, जैसे अब इन दिनों खेलों पर बहुत चर्चा होती है, बहुत बात होती है, लेकिन जब जिस दौर में आप खेल रहे थे, आप स्टार्टिंग में आपकी हुई थी, वो दौर ऐसा नहीं था। बहुत कम सूचनाएं मिलती थी और इस सब के बीच में एशिया कप या इससे बड़े टूर्नामेंट्स में कैसा अनुभव रहा था भारत का और आपका? एक्चुअल में सूचना मिलने वाला तो हमारे पास एकमात्र पेपर ही था। न्यूज़पेपर में हम लोगों का जब सिलेक्शन हो जाता था, न्यूज़पेपर में नाम आता था, हम पेपर से ही अपने आप को इन्फॉर्म कर पाते थे कि हाँ, हमारा सिलेक्शन इंडिया टीम में हो गया है। तो वो एक साधन था। दूसरा, मोबाइल तो नहीं होने की वजह से आजकल तो मीडिया और सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और ये काफी सारे आगे आ गए हैं। और आपको कुछ अपने आपको प्रोत्साहन करना होता है तो आप गूगल में सर्च कर लेते हैं, कोई भी टेक्निक होती है। हमारे जो टेक्निक और ये सब थे, हमारे कोच ही हमें बताया करते थे, उनको हम फॉलो करते थे। तो वो हमारी मेहनत, हमारे जो पेरेंट्स, इवन के आपको एक मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। जब हॉस्टल से मैं अपने शहर बरेली आती थी छुट्टियों पर, तो मेरे फादर मुझे बैठने नहीं देते थे। सुबह उठते थे तो हमारा पुराने शहर सूफी टोला में मकान था, वहां से हम लोग मेरे को रनिंग करवाते थे और कैंट एरिया तक पूरा मैं रनिंग करती, मेरा बकायदा टाइमिंग लेते थे। उनका कहना था कि मैं आप मतलब 5-6 दिन के लिए भी मैं बरेली आई हूँ, तो मेरे कहे फिटनेस में कोई कमी ना आ जाए। तो उनका सपोर्ट, उनका मॉरल सपोर्ट जो मेरे फादर का था, तो ऐसे अगर सभी लड़कियों को उनके पिता का सपोर्ट इस तरीके से उस जमाने में मिलता रहे। उनको, मेरे फादर को कई लोग बोलते भी थे कि आप सुबह सुबह कहाँ लड़की को दौड़ाने ले जाते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, इसकी मेहनत इसको कभी ना कभी रंग जरूर लाएगी, और वो उनका आशीर्वाद आज तक मेरे को मिल रहा है। हम यही वजह है कि आप और आप जैसे जो भी लड़कियां थी उस समय और अब भी
पेरेंट्स के मोटिवेशन से ही जब कहीं रिप्रेजेंट करते थे अपने देश को, अपने खेल को, तो फिर एक नई चीज निकल के जी आया जी करती बिल्कुल थी। बिल्कुल। मैम, जो आज लड़कियां हैं जो अलग अलग तरीके के खेलों में जा रही हैं, खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं, तो हॉकी में वो लड़कियां आए और तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगी आप कि लड़कियां हॉकी में आए? आजकल ऐसा हो गया है, क्रिकेट बहुत जी। ऊपर हो गया है और सब ध्यान दे रहे हैं क्रिकेट। जो भी पेरेंट्स आ रहा है, हमारा बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, प्लीज उसको क्रिकेट में एडमिशन दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो सब क्रिकेट की तरफ घूम रहे हैं। नेचुरली वो एक स्पॉन्सर मिलते हैं वहाँ पर अच्छे, और उस क्रिकेट का अलग बोर्ड है बीसीसीआई, जी, और जी। ये सब। हमारा जो गवर्नमेंट का है वो जो हॉकी है वो एक सरकारी संस्था चलाती है, सरकार से जुड़ी हुई है। तो हॉकी में स्पीड, स्टैमिना और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर पेरेंट्स को ये लग जाए कि मेरी लड़की क्रिकेट के अलावा हॉकी भी खेल सकती है, अगर कोचेज उनको बताना चाहें, क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत होता है। अगर आप हॉकी में करना चाहें या क्रिकेट में भेजना चाहें, वो बच्चे के टैलेंट और उसके बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो मैं तो पेरेंट्स से और स्कूलों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि अपने स्कूलों में हॉकी की टीम स्टार्ट करें। पहले स्कूलों में हॉकी खिलाई जाती थी, अब धीरे धीरे स्कूलों में हॉकी बंद हो गई है। अगर स्कूल्स हॉकी खेलना शुरू करवा देंगे, तो हॉकी टीम बनाना शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप ही बच्चा स्टेडियम का रुख करेगा। जब स्टेडियम में आएंगे तो कोच इंटरनेशनली, हमारे रेलवे में तो सब नेशनल लेवल के कोचेज हैं और उनको बहुत अच्छा आगे बढ़ावा मिलेगा। और पेरेंट्स और स्कूलों की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि उन्हें उनकी स्कूलों में एक हॉकी टीम हो, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का चांस मिले। क्या आज आपको लग रहा है कि जो पहले की अपेक्षा जो आज लड़कियां हैं उनको सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर बेहतर मोटिवेशन मिल रहा है आज खेलों को लेकर? बिल्कुल, आजकल के टाइम में सोशल मीडिया इतना हावी है, बच्चों नेट में देखते हैं, कोई न्यूज़ में बताया जाता है, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उसको देखकर बच्चे मोटिवेट तो हो रहे हैं। पहले लड़कियों को निकालना पड़ता था घर से कि चलिए, जाइए स्टेडियम, जाइए स्कूल जाइए। अब मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना हावी है और उस पे हर चीज अवेलेबल है। जो बच्चा देखता है वो सीखता जरूर है, जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो जरूर आएगा। जरूर आएगा जी। के विचार में महिला हॉकी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रगति की है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है? नहीं, महिला हॉकी ने तो प्रगति बहुत की है, पहले हम लोग के टाइम से लेके अभी तक, क्योंकि उनको इंटरनेशनली बेस पे कोचेस को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इंडिया में खेलो इंडिया का मुहिम चलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो अब तो महिला जो विमेन्स टीम है हमारी, वो बहुत तरक्की में है। और जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोटिवेट करते हैं हमारे सभी गेम के खिलाड़ियों को, वो देखते हुए अगर हमारे टाइम में, हम जब मलेशिया में 1992 में एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, अगर ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में हमको मोटिवेट करता कि कोई बात नहीं करी, तो शायद आज हमारा गोल्ड मेडल होता। तो तरक्की तो बहुत की है। चाइल चल रहा है, देखिए अभी रांची में चाइल का टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और खिलाड़ियों को इतना बड़ा बड़ा पैकेज दिया जा रहा है। ओलंपिक में लाओगे तो करोड़ों रुपया मिल रहा है। हमारे टाइम में क्या होता था, एक डोंगे का सेट दे दिया, एक चादरों का सेट दे दिया, बेस्ट प्लेयर अवार्ड हो गया और आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई। इसके अलावा हमको कोई ऐसी फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं मिलती थी जो आजकल के प्लेयर्स को मिलती है। आपकी टेक्निक से लेके, आपकी फिजिकल फिटनेस से लेके और आपके डाइट से लेके हर चीज अवेलेबल है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी का और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, कि जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए तो बहुत संभावनाएं आगे, नौकरियों से लेके हर चीज, हर फैसिलिटीज दी है। तो मैं उनकी आप ही के मन से शुक्रगुजार हूँ उनकी, कि उन्होंने इतना फैसिलिटी दी और हमारी महिला टीम बहुत आगे बढ़ रही है। निश्चित ही मैम, आपने जो कहा ये दिख भी रहा है। हाँ, ओलंपिक में मेडल देखिए आ रहा है हमारा, मेंस का मेडल आ रहा है, विमेंस का मेडल आ रहा है, इंडिविजुअल गेम में मेडल्स आ रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, और हमको बस मेहनत चाहिए। सही बात है। और ये है कि सिलेक्शन कमेटी हमारी अच्छी बने, सिलेक्शन अच्छा हो, ताकि और बच्चे आगे निकल सकें। मैम, आपने बहुत बढ़िया बात बताई अभी, जो है किस तरह से सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। इसी कड़ी में मैं ये पूछना चाहूंगा मैम कि हॉकी को और बेहतर बनाने के लिए, हॉकी और बेहतर बने, उसके लिए खिलाड़ियों में और कोच सिस्टम में क्या बदलाव आपके नजरिए से होना चाहिए?
नहीं, मेरे नजर से इस समय तो हमारे कोच भी बहुत अच्छे हैं और सारे सिस्टम बहुत अच्छा है। बस खिलाड़ियों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छे सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सिलेक्शन कमेटी में बदलाव जरूर होना चाहिए और जो कोचेज हैं वो कोच को भी, हमारे इंडिया में भी कोच बहुत अच्छे हैं। पिछली बार पहले हमारे इंटरनेशनली कोचेज आते थे, उन्होंने भी काफी हमारे इंडिया में आके मेहनत करी, लेकिन हमारे इंडिया में भी कोच बहुत अच्छे हैं, चाहे विमेंस के हों चाहे मेंस के हों। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई है। FIH जो है ट्रेनिंग दे रहा है, उस बेस पे जो मेहनत हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। और ये हमारी प्रार्थना है कि ये लड़कियां आगे ओलंपिक में जरूर मेडल लेकर आएंगी। मैम, खेलों में या किसी भी फील्ड में प्रेरणा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे में आप जब खेल रही थी तब आपके लिए सबसे प्रेरणा का बड़ा स्रोत कौन था? सबसे पहले तो मैंने अपने कोचेस को ही खेलते हुए देखा था। जब मैं यहाँ से लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल गई थी तो वहाँ पे मोहम्मद शाहिद का मैंने गेम देखा। सैयद अली जो थे वो बहुत हमारे इंटरनेशनली प्लेयर्स थे। तो सुमाया थे जो मुंबई के थे। दादा ध्यानचंद के बारे में हमारे जो वहाँ पे जाके जो डायरेक्टर पद्मश्री ओलंपियन मिस्टर झमन लाल शर्मा, उनकी कोचिंग मेरे को मिली। तो मेरा प्रेरणा के लिए जो हमने वहाँ पे खेलते हुए जिन लोगों को देखा है तो वो मेरे प्रेरणा के स्रोत बने हैं। और दादा ध्यानचंद की मूवीज हमें दिखाया जाती थी। KD सिंह बाबू की हमको मूवीज दिखाई जाती थी, उनका गेम देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनसे स्किल लेने का हमको मौका, तब तो ग्रास पे हॉकी होती थी। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, हमारे टाइम में मैक्सिमम ग्रास पे हॉकी होती थी। कोई नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही एस्ट्रोटर्फ पे खेले जाते थे। अब तो सुपर टर्फ और बहुत बड़े मात्रा में ग्राउंड्स हमारे बन गए हैं। हम लोग खेलते सीखते सब कुछ ग्रास पे थे और हमारे बड़े टूर्नामेंट सीधा एस्ट्रोटर्फ पे खेलना पड़ता था। तब हमारे एक माइनस पॉइंट ये था हमारा। लेकिन अब जो है रूट लेवल से भी एस्ट्रोटर्फ में प्रैक्टिस करवाई जाती है, ग्राउंड्स अवेलेबल हैं और इंटरनेशनली हम एस्ट्रोटर्फ पे और रूट्स लेवल पे मिलता है हमको ग्राउंड। तो कोई आजकल के टाइम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो हमारे टाइम में वो हमको एक हमारे लिए माइनस पॉइंट था, लेकिन हम फिर भी मेहनत करते हैं। हमें मालूम, हमको ये बताया जाता था कि ग्रास पे आप खेल रहे हैं, ग्राउंड जो है बॉल जो बम्प कर रही है, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। एस्ट्रोटर्फ पे सीधी बॉल आती है तो उसको हमको कैसे रोकना है, कैसे हमको डॉज मारना है, कैसे हमको टैकलिंग करनी है, तो वो शिक्षा हमको ग्रास पे ही दी जाती थी। कोई भी मैच हो, देश में खेल रही हो, बाहर खेल रही हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, दबाव बहुत रहता है, एक तो स्टेडियम में जाने का ही। तो जैसा आपने अभी बताया कि तमाम सुविधाओं के साथ जो है चीजें आगे बढ़ती हैं, बेहतर हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि उन दबावों को आप कैसे, खेलते समय और खेल से पहले भी कैसे टैकल करती थी, कैसे उससे छुटकारा मिलता था या कैसे खुद को मोटिवेट कर पाती थी? जब हम मैदान पे उतरते थे, चाहे इंटरनेशनली हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे उतरते थे तो हम उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के खेलते थे। हमें उनको जीत दिलानी है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे। साथ में पीछे मेरे को ये लगता था, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से सबको नजरअंदाज करके एक महिला होने के नाते मुझे स्पोर्ट्स हॉस्टल में भेजा है, तो मेरे को उनका नाम ऊपर करना है, ये मेरे मन में ख्वाहिश आती थी। और उनको कोई ये ना कह दे कि गीता ने वहां जाकर करा क्या, तो आपका कहीं सिर नहीं झुकने दूंगी, वो एक मन में मेरी भावना होती थी। जब मैं यूपी से खेलती थी, जब मैंने अपने देश के लिए खेला तो मुझे लगता था कि एक सोल्जर अगर बॉर्डर पे अपनी जान तक दे सकता है तो क्या हम अपने देश के लिए खेल नहीं सकते, हमें मेडल जरूर लाना है। तो देश भावना जब दिल में आ जाती है तो वो प्रेरणा अपने आप ही मन में आ जाता है। तो देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात। मैम, जैसा अभी आपने कहा कि आप खेलते समय स्वाभाविक रूप से माता पिता के योगदान को और सिस्टम के जो भी सपोर्ट था उसको ध्यान रखती थी, और जीत के लिए आपको एनी हाउ आपको जीतना, अपने रिप्रेजेंट जिसे कर रहे हैं उसके लिए जिताना था। लेकिन इन सब के दौरान भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जीवन में, खेल के दौरान भी ऐसा कभी क्या हुआ कि आपको लगा कि गिव अप, मतलब अब छोड़ देते यार, अब मुझसे नहीं होगा, तो उसको कैसे आपने, अगर ऐसा हुआ भी है तो कैसे आपने उसे फिर से वापस कर पाई अपने आप को? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आज इतने सालों बाद, मतलब खेल छोड़े हुए भी बहुत टाइम हो गया, इतने सालों बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना बताने जा रही हूँ। मैडम मिसेस मिल्खा सिंह जो वॉलीबॉल की प्लेयर रह चुकी हैं,
मिसेस मिल्खा सिंह हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन में मेंबर थी। वो पंजाब की किसी भी लड़की को हम लोग मेहनत करके नेशनल खेलते हैं, वहाँ से सिलेक्शन होता है, कैंप में जाते हैं, कैंप से सिलेक्शन होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं। तो इतने स्टेप क्रॉस करने के बाद हम अपने देश के टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं। और कोई अननेसेसरी कहीं से कोई किसी को भी उठाकर अपने देश की टीम में ले जाता था, वो चीज़ मुझे थोड़ी खलती थी। दूसरी बात फिजिकल फिटनेस, मेरे को था कि मेरी फिटनेस हमेशा रहे, कहीं मसल्स पुल हो गई, इंजरीज खिलाड़ियों को होती रहती हैं। कभी मेरे को इंजरी हो जाती थी तो मन में आता था नहीं छोड़ दो, ये सब सिस्टम सही नहीं है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मेरे को ये लगता था नहीं मैं क्यों छोड़ूं, अगर मैं अपने सीनियर्स को देखती थी, मेरे से ज्यादा एज की लड़कियां खेल रही हैं, राजवीर कौर थी और मिसेस प्रेम माया, तो ये सब लड़कियों को देखकर मुझे लगता था जब ये इस एज में आके खेल सकती हैं, इतनी आगे बढ़ सकती हैं और वो मैरिड भी थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मुझे तो अपने देश के लिए खेलना है, मुझे इन सब सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपना टैलेंट पे भरोसा था, अपने माता पिता पे भरोसा था, अपने गुरुजनों पे भरोसा था कि मेरे को उनकी शिक्षा दी गई है तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। मुझे इन सब चीजों की परवाह किए बगैर मैं वो आगे बढ़ी। आप स्टेडियम से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, तो रोज आती होंगी मुझे लग रहा है। तो आज आप हॉकी या दूसरे खेलों को प्रमोट करने को लेकर या इस क्षेत्र में क्या नया कर रही हैं? देखिए हमारे यहाँ पर जो रेलवेज में हूँ मैं, तो रेलवे के कई स्कूल हैं, गीतांजलि और ऐसे 3 स्कूल हैं जो रेलवे की महिला समिति उनको चलाती है। वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं या बहुत उनको आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत कमजोर है, तो उस स्कूल को उन बच्चों की फीस से लेके स्कूल बुक और उनकी ड्रेस तक हमारे रेलवे की महिला समिति उनको प्रोवाइड करती है। अच्छा। तो हमारे जो यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं मिस्टर आर के सिंह, रत्नीश कुमार सिंह, तो उन्होंने एक मुहिम अभी स्टार्ट की है कि जितने ऐसे स्कूल हैं उनके हमारे यहाँ पे स्कूल कंपटीशन करवाया था। उसमें हर एक बच्चे के जो टैलेंटेड बच्चा है उनको फ्री में अंदर आने की सुविधा हम लोगों ने दी है कि आप आए। उनको हमने बोला है अपने स्कूल से ऐसी लड़कियां निकाले जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे सके। तो अभी हमारा फोकस उन्हीं स्कूलों पे है, ऐसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अच्छा। और वो बच्चे पढ़ाई के साथ टैलेंटेड भी हैं, वो अपने रेलवे स्टेडियम में आए और ऐसा उनको हम जिस गेम में बच्चा सीखना चाहता है हम उसी गेम में उनको सिखाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारी उन्हीं में से एक हॉकी टीम भी निकल के आएगी। वहीं से एक हॉकी टीम जी निकल जी के जी आएगी, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत है। मैम इसके अलावा भी क्या शहर में या इस स्टेडियम को लेके जुड़ के कुछ कर रही हैं? क्या सपने आप देख रही हैं अभी? मेरा मन है कि हमारे यहाँ पे एक एकेडमी खुले। अच्छा। हॉकी की। जी जी जी। तो अभी तो मैं अपने मतलब जॉब में बिजी हूँ। अगर मुझे सरकार थोड़ा सपोर्ट करे या स्पोर्ट्स पर्सन सपोर्ट करें, आगे बड़े बड़े यहाँ पे उद्योगपति हैं, सबको ये अगर सपोर्ट करे तो यहाँ पे बरेली में हॉकी की एकेडमी खुल सकती है। मेरा मन तो ये है कि हॉकी की एकेडमी खोले और उसको चलाए। मैं शहर में ये देख रहा हूँ कि जो बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को, बच्चों को वो पता नहीं चल पाते, वो सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं जो बड़ी ऑथेंटिक हो। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ बरेली में जहाँ से खिलाड़ियों को, बच्चों को अलग अलग प्रकार के जो खेल है उनके बारे में जानकारियाँ और सूचनाएं मिलती रहे? ये हाँ, ऐसा स्टेडियम में जैसे स्कूल टीचर होते हैं वहाँ पर, उन सबको ये जानकारी मिलती रहती है। और हमारे यहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट या हो तो पेपर में आता है उसके बारे में। अगर लोग जागरूक हो तो पेपर से, स्कूलों के स्पोर्ट्स टीचर से सबकी जानकारी मिल सकती है। तो हम चलते ही रहता है, मिल जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ अलग अलग प्रकार के जो बहुत सारे खेल होते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर सारी सूचनाएं एक जगह मिल जाए। ये हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेडियम है, वहाँ पे सारी सूचनाएं एक साथ आती हैं। अच्छा। और हर जो भी ये सूचना, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई हो या हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हो, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेडियम है वहाँ पे सूचना आ जाती है। वहाँ से हम लोग खुद ही पेपर में निकालते हैं। वो एक हमारा सेंट्रल का जो प्लेटफॉर्म है तो वो वही है। अच्छा, तो ऐसे ही कुछ मैं समझ रहा था कि अगर बरेली में कई सारे कोच और खिलाड़ी मिलके कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए
आपने ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है। जी इस पे जरूर बात होनी चाहिए। ये जी। सुझाव बहुत अच्छा है, इस पे हम लोग हाँ, कि एक सोचेंगे। जगह से ही अलग-अलग बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता पता है। ही नहीं तो एक होता। लोकल लेवल पर, बरेली लेवल पर जैसे बहुत सारे कोच अलग-अलग खेलों के अगर शामिल हो जाएँ और हाँ, वो बताते रहें सारी चीज़ों नहीं को। नहीं, बिल्कुल ये सुझाव जी, तो जी, बहुत जी। बढ़िया है और अ, इसको हम जरूर कंसीडर करेंगे और इस विषय में बात भी मैं करूंगी। बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत समय थैंक दिया यू। और चीज़ों को मोटिवेट भी किया और नए बच्चों के लिए राहें भी इजाद की हैं। नहीं नहीं, बहुत-बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपका मैम। बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने मुझे यहाँ अरे याद कैसी बात करके। कर रहे हैं। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। गीता शर्मा जी से यह बातचीत हमें सिर्फ खेल के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि संघर्ष अगर ईमानदार हो तो मैदान छोटा नहीं होता। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीत सिर्फ पदकों से नहीं बल्कि रास्ता बनाने से होती है, खास तौर पर तब जब आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोलते हैं। अगर आप एक खिलाड़ी हैं या किसी खिलाड़ी के माता पिता, शिक्षक या फिर सपने देखने वाली कोई लड़की, तो यह संवाद आपके लिए एक दिशा हो सकता है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मैं हूं सुनील मानव और आप सुन रहे थे सुनील मानव पॉडकास्ट, एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिया जाना भी सिखाती हैं। नमस्कार।